हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। जो 16th को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ था, हम लोग उसके पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। तो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ओवरऑल क्या अप्रोच होना चाहिए पॉलिटी सब्जेक्ट का आने वाले टाइम में, वो अपन देखेंगे, ठीक है। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडिया में कितने डिलिमिटेशन कमीशंस अभी तक हुए हैं टिल 2023। 2023 जो ईयर था, तब से लेके अब तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। अभी तक 4 बनाए गए हैं। 4 कब कब बनाए गए थे? सबसे पहला जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था वो बनाया गया था 1952 में। उसके बाद बनाया गया था 1962 में, फिर बनाया गया 1972 में, उसके बाद फ्रीज कर दिया गया, और फिर जो लास्ट बना था 2002 में बना था। हालांकि अभी रिसेंटली और भी डिलिमिटेशंस वगैरह की बातें हो रही हैं, जरूरतें हैं जो आने वाले टाइम में आएंगी। अब डिलिमिटेशन से क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि पूरा का पूरा डिलिमिटेशन इटसेल्फ वो न्यूज असम में हुआ, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में होने की बातें हो रही थी। 2021 के आसपास ही डिबेट हो रहा था कि क्या नया डिलिमिटेशन चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए वगैरह वगैरह बात। तो डिलिमिटेशन होता क्या है? देखो, जब भी लोकसभा की इलेक्शंस होते हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस होती हैं, तो जिन एरियाज में इलेक्शंस होते हैं, जैसे लोकसभा का इलेक्शन पूरे इंडिया में होगा, तो पूरे इंडिया को हम लोग डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिलिमिटेशन, और उसी प्रोसेस को करने के लिए जो कमीशन है, दैट कमीशन इज डिलिमिटेशन कमीशन। इस प्रोसेस को हर सेंसस के बाद यानी हर 10 साल के बाद करना था, बट 1971 के बाद हमने डिसाइड किया कि इसको रहने देते हैं। फिर एक गैप आ गया 1972 से लेकर 2002 तक, फिर 2002 में हमने किया। आपको बताया गया होगा कि जब स्टेट्स के बीच के लिए कौन सा ईयर होता है, स्टेट के अंदर जब आप बाउंड्री को डिसाइड करते हो उसके लिए कौन सा ईयर होता है, ये आपने पढ़ा था, अपने एपीएससी के लिए भी पढ़ा था और यूपीएससी के लिए भी पूछा था। देखो, इस साल जो यूपीएससी का क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं है, वो बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा फैक्चुअल है, राइट। तो पेपर बहुत आसान था, स्पेशली ऑफ पॉलिटी। अगर आपने बेसिक्स की होंगी, जो बेसिक बुक्स वगैरह होते हैं केवल वो पढ़ा होगा, जो पीवाईक्यू वगैरह पढ़ा होगा, थीम्स पढ़ लिए होंगे, तो तुम्हारे क्वेश्चंस निकल जाते वहां से। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 8th शेड्यूल के ऊपर। यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है कि 8th शेड्यूल में कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं वो बता दो। बट यहाँ पे लैंग्वेज नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो 8th शेड्यूल में अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 70, हालांकि बहुत अमेंडमेंट हुए बट 71st में उनमें से एक अमेंडमेंट था। बताओ कि 74th अमेंडमेंट में हमने कौन से लैंग्वेज को ऐड किया था और किसको नहीं किया था। ठीक है, तो कौन कौन सा लैंग्वेज है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और मैथिली आपको ऑप्शंस में दिया गया है। एक बार इसको अच्छे से देखते हैं। तो ये तो आपको पता होगा ना कि जो 8th शेड्यूल है वो बात करता है किसके बारे में? ऑफिशियल लैंग्वेजेस वगैरह के बारे में बात करता है। तो जो 71st अमेंडमेंट हुआ था, इसने कौन कौन से लैंग्वेज को ऐड किया था? कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को। जो मैथिली था इसको बाद में किया गया था 2003 में। कौन सा अमेंडमेंट? 92nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको किया गया था। अब जब भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ते हो, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जब भी आप शेड्यूल पढ़ते हो, तो शेड्यूल, जैसे कई बार मैंने बोला, शेड्यूल सर वन ऑफ द मोस्ट 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 फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी शेड्यूल्स हैं, उन शेड्यूल्स के थीम आपको पता होने चाहिए, और उस थीम के बारे में 5 पॉइंट्स आप जरूर जान लो कि शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 3 में क्या है, शेड्यूल 4 में क्या है, शेड्यूल 5 में क्या है, 6 7 8 में क्या है। उस 5 पॉइंट को आप जैसे ही कवर करोगे, तो आप 8th शेड्यूल में सबसे पहले लैंग्वेजेस देखोगे, उसके बाद जो अमेंडमेंट हुए हैं 8th शेड्यूल में आप उसको देख लेना, राइट। तो ये क्वेश्चन ऐसे इसको करना था। रिलेटिवली इजी था, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर नहीं आता है, क्योंकि फैक्ट्स है, फिर यहाँ पे दिमाग लगाने का कुछ खास फायदा नहीं होता है। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जो आपसे पूछ रहा है कि जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं, जो हमारी एक सेकेंड, कहाँ गया? जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं, जो इमरजेंसी प्रोविजन है, जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये किस पार्ट में मेंशन्ड है?
तो जो आप लोग शेड्यूल एंड पार्ट पढ़ते हो, देखो तीन चीजें होती हैं स्टैटिक की, जो आपको पॉलिटी में मैं बोलता हूँ कि रट लेना। सबसे पहला सोर्सेज, कि कॉन्स्टिट्यूशन का किस पार्ट कहाँ से इंस्पायर्ड है, दूसरा आपके पार्ट्स, और तीसरा आपके शेड्यूल्स। और ये जो पूछा है ना शेड्यूल्स और पार्ट्स, ये बहुत सिंपल है। मतलब म्युनिसिपैलिटीज आप पढ़ते ही पढ़ते हो, इमरजेंसी प्रोविजन आप पढ़ते ही पढ़ते हो, अमेंडमेंट आप पढ़ते ही पढ़ते हो। तो वही डायरेक्ट सा फैक्ट का क्वेश्चन है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा पार्ट 9A है, ये किसके बारे में डील कर रहा है, ये डील करता है हमारी म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। ये डील किसके बारे में कर रहा है, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में कर रहा है। जो पार्ट 18 है वो डील करता है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, और जो पार्ट 20 है वो किसके बारे में बात करता है, अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। जो अमेंडमेंट आपको किस आर्टिकल में दिखता है, आर्टिकल 368 में दिखता है, राइट। तो इसका आंसर हमारा आपके सामने आंसर डी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो 7th शेड्यूल है, अगेन देखो 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में आपको पता होगा कि हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। उसके बारे में पूछ रहा है कि आप बता दो, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बता दो आप। पूछ रहा है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स किस लिस्ट में है, फिर पूछ रहा है इंटर स्टेट माइग्रेशन किस लिस्ट में है, फिर पूछ रहा है इंटर स्टेट क्वारंटाइन किस लिस्ट में है, और फिर पूछ रहा है कि कॉर्पोरेशन टैक्स किस लिस्ट में। एकदम आसान सवाल। इंटर स्टेट ट्रेड स्टेट लिस्ट में क्यों होगा, राइट। उसके बाद इंटर स्टेट माइग्रेशन स्टेट लिस्ट में क्यों होगा, इंटर स्टेट क्वारंटाइन किस लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है। क्वारंटाइन कोविड के आसपास ये आपको मिला था। आपको पता होगा यूनियन लिस्ट मैंने आपको बताया, जिस पे लॉज केवल और केवल कौन बना सकता है, इस पे लॉज केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट पे लॉ कौन बनाएगा, स्टेट की गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट का लेजिस्लेचर बनाएगा। कंकरेंट के लिए स्टेट भी बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है। जो आर्टिकल 81 है यूनियन लिस्ट का, 7th शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट है उसका जो एंट्री, नॉट आर्टिकल सॉरी, जो एंट्री 81 है वो क्वारंटाइन के बारे में बताता है, राइट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एकदम सिंपल सा, यूपीएससी पता नहीं कितनी बार आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछेगी, हम लोग भी बहुत पढ़ाते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने पॉलिटी की क्लास केवल की होगी बैठ के, फंडामेंटल राइट की क्लास की होगी, आपको पता होगा कि राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी ना। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है कि जो हमारी एथिक्स कमिटी थी, मैंने आपको बताया है पार्लियामेंट के पास बहुत सी कमिटीज होती हैं, ठीक है, ताकि डिस्कशन बेहतर हो पाए, डिलिब्रेशन बेहतर हो पाए, और भी बहुत सारी चीजें अच्छी हो पाए। इसमें से एक कमिटी है इथिक्स कमिटी। इथिक्स कमिटी के बारे में 3 क्वेश्चन दिया गया है। करंट अफेयर्स में क्यों था, क्योंकि वो क्या है, वो जो बंगाल की एमपी थी ना, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। उस टाइम इथिक्स कमिटी न्यूज में बहुत ज्यादा था। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये एक एडहॉक कमिटी है। दूसरा कह रहा है कि जो केवल मेंबर ऑफ लोकसभा है वही कंप्लेन कर सकता है रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ अनदर मेंबर ऑफ द लोकसभा। और तीसरा कह रहा है कि ये जो सब जुडिस मैटर होता है, जो कोर्ट वगैरह में मैटर पेंडिंग है, उसको नहीं ले सकता है। तो इसका सही आंसर है, राइट टू प्राइवेसी वाले का आंसर यहाँ पे तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है, इट वाज इनिशियली एन एड हॉक कमिटी, ये सही है, ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, केवल मेंबर अप्रोच नहीं कर सकते, कोई भी अप्रोच कर सकता है थ्रू अ मेंबर, ठीक है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट, इट कैन नॉट टेक दोज मैटर विच इज सब जुडिस, ये स्टेटमेंट सही है, जो जुडिशरी में पेंडिंग है उसको नहीं ले सकता। द करेक्ट आंसर शुड बी स्टेटमेंट शुड बी ऑप्शन सी, राइट। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर रिगार्डिंग आर्टिकल 368 में दोबारा क्वेश्चन पूछा है। 368 में जो प्रोसेस है क्वेश्चन को अमेंड करने का, उसके लिए कितने तरीके हैं, तो सर बहुत आसान है, 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, ऐड कर दो, दूसरा चेंज कर दो दैट इज वेरिएशन, और तीसरा डिलीट कर दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 इसका आंसर होना चाहिए, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका आंसर।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जहां पे आपसे मनी बिल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बोला था 109 एंड 1010 आर द आर्टिकल्स जो मनी बिल के बारे में बताते हैं। तो मनी बिल के बारे में जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये भी सही बात है। और अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, गलत है। लोकसभा के पास जो पावर है वो मनी बिल के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट है, राइट। तो ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है। 109 मेंशन द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, बिल्कुल सही बात है ये, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। सी इज योर 1, 2 एंड 3। फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत था। मनी बिल के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, जो मनी रिलेटेड मैटर है वो मेंशन्ड है आर्टिकल 1010 में, डिफिनीशन उसका, और जो प्रोसेस मेंशन है दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 109 इटसेल्फ। उसके बाद एक क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के ऊपर जो पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के कौन कौन से मेंबर हैं। तो सबसे पहले कह रहा गवर्नर होगा क्या, हाँ जी गवर्नर होगा। क्या चीफ मिनिस्टर्स होंगे क्या, हाँ जी वो भी होंगे। 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा, कहाँ गया, 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और होम मिनिस्टर होंगे क्या, तो एक बार हम लोग देखते हैं आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। देखो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 1971। 1971 में एक एक्ट आया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बॉडी बनाई गई थी। कौन कौन होता है, तो सबसे पहले गवर्नर होते हैं, दूसरा चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और प्रेसिडेंट 3 मेंबर्स को अपॉइंट करता है जिनकी एक्सपर्टीज होती है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को लेके। तो द करेक्ट आंसर शुड बी योर स्टेटमेंट ए, दैट इज 1, 2 एंड 3। कमिंग टू योर नारी शक्ति अधिनियम, one of the most important questions regarding current affairs of prelims, जिसमें ये पूछा गया था the provision will come effect from 18th लोकसभा, गलत। 15 साल का प्रोविजन है। और फिर है कि जो विमेन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट की, उनके लिए भी रिजर्वेशन है, मतलब देयर इज रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, विमेन के अंदर भी सीट्स की रिजर्वेशन वगैरह है, ठीक है। तो इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। जो 106 अमेंडमेंट हुआ था पार्लियामेंट में अभी रिसेंटली 2023 में, जिसको विमेन रिजर्वेशन एक्ट कहते हैं, ठीक है, इसने 1/3 सीट को रिजर्व किया था लोकसभा के अंदर और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और जो दिल्ली वगैरह में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे सीट रिजर्व किया था किसके लिए, विमेन के लिए, सारी विमेन के लिए इंक्लूडिंग SC और ST के लिए। 18th लोकसभा नहीं भैया, अभी तो रिसेंटली इलेक्शन हो गया, 4 जून को रिजल्ट भी आ गया, वहां पे विमेन रिजर्वेशन नहीं था। इसकी इंप्लीमेंटेशन के बाद 2029 के बाद से ही हो रही है। इनिशियल टाइम पीरियड 15 ईयर है, 15 ईयर के बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, या फिर पार्लियामेंट इसको क्या कर सकता है, वापस से इसको एक्सटेंड कर सकता है, राइट। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर आपसे पूछ रहा है रीट ऑफ प्रोहिबिशन, आर्टिकल 32 का बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन, सर्सरी, क्यू वारंटो, मैंडमस वगैरह। तो आपसे पूछ रहा है कि जो रीट ऑफ प्रोहिबिशन है ये क्या काम करता है। तो जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करती है कि तुम रहने दो, तुम मत करो। दिस इज व्हाट द आंसर, दैट इज सी शुड बी द आंसर। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज कौन करता है, तो ये पावर हमारे किसके पास है, ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। और अगर कोई कम्युनिटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब की है एक पर्टिकुलर स्टेट में, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे कम्युनिटी दूसरे स्टेट के लिए भी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब होगी। तो इसके लिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, राइट। आर्टिकल 342 में लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। कमिंग टू द क्वेश्चन ऑन यूनियन बजट। यूनियन बजट पे एक क्वेश्चन है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे AFS रखते हैं, बजट इंट्रोड्यूस करते हैं, बेकार बात है। प्राइम मिनिस्टर क्यों आएगा, हमारे पास नॉमिनल हेड तो प्रेसिडेंट होगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है कि कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए रिकमेंडेशन चाहिए किसका, प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे आर्टिकल 1112 जो है वो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज पॉपुलरली नोन एज बजट के बारे में प्रोविजन देता है, ये वहां से रिलेटेड है। पर आर्टिकल 113 ये कहता है कि अगर आपको कोई भी एक्सपेंडिचर निकालना है CFI से, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो आप रिकमेंडेशन लेके आइए किसका, प्रेसिडेंट का, ठीक है।
फिर उसके बाद लोकसभा के स्पीकर के केस के बारे में है कि अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा रहा है तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है ही शैल नॉट प्रिसाइड, ठीक है। ही शैल नॉट हैव द राइट टू वोट, अच्छा जी देखते हैं। ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन फर्स्ट इंस्टेंस वगैरह। तो स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, डिप्टी स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्पीकर आपने जैसे पढ़ा होगा उसमें रूल ऑफ स्पीकर में जैसे ही आप 4-5 पॉइंट पढ़ोगे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो आर्टिकल 96 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि अगर, एक सेकेंड, आर्टिकल 96 ये कहता है कि अगर स्पीकर को हटाने के लिए रिमूवल प्रोसेस जारी है, अगर एक रिजोल्यूशन आ रहा है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि हम स्पीकर को हटाएंगे, इन दैट केस ही विल नॉट प्रिसाइड, राइट। तो कौन प्रिसाइड करेगा? डिप्टी स्पीकर कर लेगा, नहीं है तो कोई और मेंबर कर लेगा। अब स्पीकर के पास राइट टू स्पीक तो होगा कि अपने डिफेंस में वो कुछ तो बोले। अगर राइट टू स्पीक नहीं होगा तो इसका मतलब जो नेचुरल जस्टिस का डॉक्ट्रिन है वही फ्लॉप कर गया, ठीक है। तो दूसरा, ये अपने डिबेट में प्रेजेंट भी होगा, अपने केस को प्रेजेंट भी करेगा, बट प्रिसाइड नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मान लो मैं ही गिल्टी हूं और मैं ही जज बन जाऊं तो ये तो लॉजिकल नहीं है ना। स्पीकर के पास राइट टू वोट होगा, स्पीकर विल बिहेव लाइक एनी अदर मेंबर, ठीक है। बट अगर टाई हो गया तो कास्टिंग वोट वगैरह नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन आपका इस पे है, लोकसभा में जो बिल्स वगैरह पेंडिंग होती हैं, पार्लियामेंट में जो बिल्स वगैरह पेंडिंग होती हैं उस पे है। एक तरीका मैंने बताया था RAJR, मतलब अगर राज्यसभा में कोई बिल पेंडिंग है, एसेट ऑफ पार्लियामेंट के लिए कोई बिल पेंडिंग है, ज्वाइंट सिटिंग अनाउंस हो चुका है और रिकंसिडरेशन के लिए जो बिल है वो लैप्स नहीं करेंगी, इसके अलावा सारी के सारे बिल लैप्स कर जाएंगी। अगर आपको ये 4 कीवर्ड पता था तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता था, राइट। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व हो गए क्या? नहीं, एक क्वेश्चन और बाकी है, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन वगैरह की बातें हैं। पार्लियामेंट से एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, स्पीकर पूछा, बिल पूछा, प्रोरोगेशन पूछा, बेटा आपको आता होगा, इसमें से आप सारे के सारे क्वेश्चन लगभग करके आ जाओगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज डन बाय प्रेसिडेंट who does not require the advice of council of minister। जब मैंने प्रेसिडेंट पढ़ाया है मैंने आपको हमेशा बोला है प्रेसिडेंट सांस भी नहीं ले सकता एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस नहीं करेगा प्रेसिडेंट कुछ नहीं करेगा। दूसरा, प्रोरोगेशन कब होगा? जब एडजॉर्नमेंट सिनेडाई हो जाता है, बट इसके पहले भी किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। जनरली ये देखा गया है कि जब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो एडजॉर्नमेंट सिनेडाई कर देते हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद हाउस को क्या कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट जो है वो प्रोरोगेट कर देता है। जो डिसोल्यूशन है लोकसभा का वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। who except in exceptional circumstances does so on the advice of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो डिसोल्यूशन वगैरह कुछ भी करना है तो जो नॉर्मल सिचुएशन है उस टाइम में आपको किसका बात मानना पड़ेगा? उस टाइम में आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात मानना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। अगर आप रिस्क ले रहे हो, पॉलिटी रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्लासेस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। जो कोर टॉपिक है उन कोर टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों अप्रोच के साथ, एनालिटिकल अप्रोच के साथ भी और फैक्चुअल अप्रोच के साथ भी। अब आप ये रोते मत रहना मुझे फैक्ट्स याद नहीं होते, फैक्ट्स याद नहीं होते तो सिलेक्शंस नहीं होंगे, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो जो कोर टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उसको अच्छे से पढ़िए। कोई भी अगर डाउट है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, आने वाले टाइम में हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।